हेलो। तो इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ उन बच्चों से जो अभी 11th क्लास से 12th क्लास में पहुँचे हैं और नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। वो बच्चे जो अभी 11th में पहुँचे हैं और नीट के लिए टारगेट कर रहे हैं नीट 2027, उनके लिए कोई अलग वीडियो रहेगा। और वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लिया जाए या नहीं लिया जाए, उनके लिए भी कुछ अलग वीडियो में बात करूँगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने नीट 2026 टारगेट किया हुआ था और उनका 11th खत्म हो चुका है। तो उनके मन में नीट 2025 के बाद से कुछ सवाल उठ रहे हैं। कैसे सवाल? कि सर, एक साल की जो तैयारी की थी हमने, वो तो अभी एक पैटर्न समझ के या जैसा भी एक रेगुलर रूटीन तैयारी कर रहे थे, कॉन्फिडेंस भी अच्छा चल रहा था, सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन नीट 2025 के बाद मन में डाउट आ रहा है कि क्या जिस जिस तरीके की तैयारी कर रहे थे, उस तैयारी से हमको रिजल्ट मिलेगा या कहीं हमको भी नीट 2026 में इसी तरीके की दिक्कत ना हो जाए जैसी 2025 के बच्चों के साथ हुई। या फिर कुछ बच्चों का ऐसा है कि सर, बैकलॉग क्रिएट हो रखे हैं 11th क्लास के, उसको कैसे डील करना है। तो ये सारी बातों को इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि नीट 2026 के लिए आपकी फिजिक्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पेपर अगर 2026 की बात करें, तो अगर हम लोग, कोई बच्चा कह रहा है या कोई टीचर कह रहा है कि पेपर टफ था, तो उसमें टफ होने के देखिए बेटा दो कंपोनेंट हो सकते हैं। दो कंपोनेंट क्या? पहला कंपोनेंट तो टफ ये हो सकता है कि टफनेस मतलब पेपर लेंदी बना दिया जाए, लेंदी के रिगार्डिंग टफनेस आ जाए। और दूसरा टफनेस का ये क्राइटेरिया हो सकता है कि प्रॉब्लम्स ही टफ रख दी जाए। जैसे 2025 की बात करूं, तो इसमें दोनों ही टाइप के कंपोनेंट्स थे। जैसे पेपर लेंदी भी था और कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली भी अच्छे थे। ठीक है। तो जैसे कि आप, लेंदी वाली बात यह है कि आप क्वेश्चन देख के लगेगा हो जाएगा, बट चूंकि आपके पास जो टाइम लिमिट है वो आपको बाउंड कर दे रही है कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ना कर पाए। और अगर कॉन्सेप्चुअली हार्ड की बात करूं, तो फिर ऐसा ही हो गया कि क्वेश्चन आपने देखा बट आप उसको कॉन्सेप्ट ही हिट नहीं कर पाए कि हो क्या रहा है इसको। तो दोनों के लिए ही मैं आपको कुछ टिप्स देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉब्लम लेंदी वाला, अगर पेपर लेंदी के मतलब कॉन्सेप्चुअली उतना चैलेंजिंग नहीं है, बट लेंदी बहुत ज्यादा है। जैसे इस साल भी हमने देखा कि 6-6 7-7 लाइन के सवाल थे, तो उनको करना, या फिर अगर हम उनको सॉल्व भी करने लग जाते हैं तो हमारे कई स्टेप्स आ जाते हैं, तो वो टाइम बाउंड सिचुएशन में हमसे पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है। उसके लिए एक जो टिप्स मैं देना चाहूंगा, देखिए, कई साल से जब से हम लोग, मतलब इवन सभी लोग, ज्यादा हम लोग जो वीडियो के थ्रू सीखने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं बच्चे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेक्चर देखना, या अगर टीचर के लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो वो भी क्या करता है, बातों को सिंप्लीफाई करके हमारे सामने रख देता है। हम बच्चे जो है वो बुक रीडिंग नहीं कर रहे हैं। जब बुक रीडिंग करेंगे नहीं तो उनकी रीडिंग की स्पीड जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। रीडिंग की स्पीड कम है। दूसरी बात, जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनको पहली बार में सब पढ़ के समझ भी कभी कभी नहीं आता है कि पूछा क्या गया है। कभी कभी जैसे क्लास में मैं होता हूँ तो ये चीज कभी मैं ऐसे चेक करने के लिए किसी भी बच्चे को रेंडमली खड़ा करके पूछता हूँ, चलो बेटा इस क्वेश्चन का मतलब समझाओ। तो सरप्राइजिंगली बहुत बार ऐसा आता है कि क्वेश्चन में पूछा ही गया कुछ और होता है और बच्चा कुछ और ही समझ लेता है। तो एक तो है रीडिंग स्पीड, दूसरी चीज है कॉम्प्रिहेंशन। तो इस चीज को सही करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब कोई तो एक साइड में फिजिक्स की किताब भी पढ़नी चाहिए। जैसे जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो उसी को बस रीड करिए, ताकि आप जो फेमिलियर टर्म्स हैं या आपकी रीडिंग स्पीड थोड़ी डेवलप होगी और कॉम्प्रिहेंशन पावर भी बढ़ेगा। और कॉम्प्रिहेंशन पावर के लिए एक और भी तरीका है कि आप ज्यादा, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको भी अगर ज्यादा करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, उनकी लैंग्वेज के साथ फेमिलियर होंगे। तो ये एक काम किया जा सकता है आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए और कॉम्प्रिहेंशन पावर को बढ़ाने के लिए, कि बुक रीडिंग वगैरह थोड़ी की जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा की जाए। दूसरी बात है, दूसरी बात एक ये है कि पेपर अगर टफ होगा तो एक और चीज का चेंज हमको लाना पड़ेगा। अगर जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक टेम्परामेंट में अपने चेंज लाना पड़ेगा कि देखिए भाई, अगर मैंने अच्छे से तैयारी की, जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है उसके मन में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर ये पेपर मेरे लिए लेंदी जा रहा है, अगर मेरे लिए टफ जा रहा है, तो ये सबके लिए टफ जा रहा होगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इस साल के बच्चों के साथ यही हुई थी, क्योंकि पिछले साल के 4-5 सालों के ट्रेंड के हिसाब से वो लोग माइंडसेट बना करके गए कि भाई मुझको तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके आने, 40, 45, 42 क्वेश्चन करके आने हैं। उस चीज में वहां पे वो लोग पैनिक कर गए। तो आपको ये सोचना है अब 25 के बाद से कि भाई, अगर
पेपर जैसे आप माइंडसेट तो अपना रख के जाइए कि हाँ मैक्सिमाइज मुझे अपनी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करनी है, ये हमारा ये होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए पेपर में। अगर पेपर इजी जा रहा है, हम फटाफट करते चले जा रहे हैं, तो ठीक है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाइए, 40 कर पाइए, 42 कर पाइए, वॉट। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं भाई पेपर लेंदी है, टफ जा रहा है, तो पैनिक मत करिए उस सिचुएशन में, अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए और जितने क्वेश्चन कर पाइए 30-32 क्वेश्चन कर पाइए, क्योंकि सभी बच्चों के साथ तो देखिए बेटा टाइम सेम है ना, और किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, सब लोग उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो ऐसा भी होगा कि फिर उसी हिसाब से कट ऑफ मैनेज होती है। तो ये तो रही दो बात, एक तो टेम्परामेंट चेंज, दूसरी बात मैंने बताई रीडिंग स्पीड को लेकर के। तीसरी बात ये है कि सर क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस करे जाए, तो क्वेश्चन तो देखिए आप किसी भी कोचिंग में इनरोल्ड होंगे, वहाँ का मॉड्यूल होगा या क्लासरूम इलस्ट्रेशन जो होंगे वो तो आपको करने ही करने हैं। साथ में आप जेई मेंस के 10-15 साल के आप पीवाईक्यू कर लीजिए। हालांकि ज़्यादातर क्लास में हम लोग भी कराते थे बच्चों को, और भी ज़्यादातर टीचरों ने करा करके रखा था, बट इस बार आपकी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से कॉन्सेप्ट सीखें और उसको आप इम्प्लीमेंट करें। तो आपको जेई मेंस के पीवाईक्यू भी करने हैं, एज वेल एज नीट के तो पीवाईक्यू हम लोग करते ही थे बच्चे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद एक और बात आती है कि ज़्यादातर और भी जगह मैं देख रहा हूँ तो हल्ला मचाया जा रहा है इस बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का वो होगा, मेमोराइजेशन का कोई रोल नहीं है, ऐसा है नहीं। कंपटीशन एग्जाम में मेमोराइजेशन का हमेशा रोल रहता ही है, बट साथ में आपको ये ध्यान देना है कि जो चीज़ आप याद कर रहे हैं उसको थोड़ा सा समझ के याद करें, कि मतलब कहाँ से आया वो चीज़ बिल्कुल थोड़ा सा पता होना चाहिए, देन आप याद करके जा रहे हैं, आपको डायरेक्टली फिंगर टिप से रिजल्ट याद है, दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक और बात है कि आपको जो है कुछ बच्चों के साथ नीट में ये भी दिक्कत होती है कि मैथमेटिकल स्किल्स अपनी वो उनकी उतनी दिक्कत, मतलब फिजिक्स से ज़्यादा दिक्कत उनको मैथ से डर लगता है। तो देखिए अभी भी आपके पास बहुत समय है, 1 साल का समय है, आप बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद हमारी स्ट्रेट लाइन्स, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब की स्टैंडर्ड इक्वेशन वगैरह आपको पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फॉर्मूले, साइन 2a कॉस 2a, ये सारी चीज़ें अगर हमको पता होंगी, एवरेज वगैरह निकालना, तो कभी कभी हमें फिजिक्स आती होती है बट हम मैथ्स की वजह से रुक जाते हैं बच्चे, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। थोड़ा अभी मैथमेटिकल स्किल्स पे भी काम करिए ताकि अच्छे क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाए। और सबसे लास्ट एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले प्रॉब्लम ये थी, जो भी बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, कि उसके पास रिसोर्स की कमी हो सकती थी। आज समस्या रिसोर्स की कमी है ही नहीं, बट आज समस्या है अबंडेंस ऑफ रिसोर्स। इतना ज़्यादा रिसोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन मटेरियल में अवेलेबल है कि बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करा जाए क्या ना पढ़ा जाए, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही चैप्टर तो 4 किताब से पढ़ लेते हैं, बट 4 चैप्टर तो किसी भी किताब से बच्चा पढ़ नहीं पाता है। तो यही कहूँगा, एक ही रिसोर्स पे फिक्स रहिए, अपने कोचिंग का मॉड्यूल, क्लास नोट्स, क्लास इलस्ट्रेशन पे फोकस करिए, साथ में जेईई मेंस के पीवाईक्यू लगाइए, एक अच्छी टेस्ट सीरीज लास्ट में आप लोग तो ज्वाइन करेंगे, और रेगुलर टेस्ट देते रहिए, टेस्ट की एनालिसिस करिए, अपनी वीक पॉइंट्स पे काम करिए, और नीट 2026 आपका अच्छा ही होगा। और बीच बीच में और भी गाइडेंस के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा।